इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। आज आपका परिचय इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से कराएंगे, जिसमें हमारे पास मुख्य बिंदु हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा चेंज का इतिहास। तत्पश्चात हम लोग देखेंगे कि ईडीआई की परिभाषा क्या है, ईडीआई पारंपरिक पेपर और ईमेल संचार से किस प्रकार से भिन्न है, कौन से ऐसे मानक हैं जो ईडीआई को प्रारूप देते हैं, प्रमुख ईडीआई मानक कौन कौन से हैं, ईडीआई दस्तावेज के क्या तत्व हैं, ईडीआई कार्यान्वयन मॉडल क्या है और ईडीआई उपयोग के मामले, ये हमारे पास प्रमुख बिंदु हैं। इसके अलावा भी हम ये देखेंगे कि ईडीआई को किस प्रकार से लागू करते हैं, ईडीआई को वर्तमान में बदलने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हमें इसको बदलने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसके अलावा भविष्य में ईडीआई का क्या स्वरूप होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रारंभ करते हैं ईडीआई के इतिहास से। ईडीआई का इतिहास वर्ष 1960 में शुरू हुआ था, जब एड गिलबर्ट ने अमेरिकी सेना में शिपमेंट में आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए इसका लागू किया था और उसी के लिए इसको विकसित किया था और तब उसे ईडीआई के नाम से कहा गया है। दूसरे संगठनों ने जब इस आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली के लाभ को देखा तो उन्होंने भी इसको अपनाना प्रारंभ कर लिया। दूसरा जो इसको गति मिली वो वैश्वीकरण के बाद मिली। इसके अलावा इंटरनेट जो था वो लंबी दूरी के लिए जब हम लोग मेल भेजते थे तो मेल को देखना पड़ता था। इन सब वजहों से ईडीआई को पुनः गति मिल गई। आज ईडीआई कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि खुदरा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, ऑटोमेटिव उद्योगों पर, हर जगह इसके लाभ देखे जा रहे हैं। दुनिया के कुछ बड़े व्यवसाय जैसे कि वॉलमार्ट, वॉक्सवैगन, इस तरह की अग्रणी कंपनियों ने ईडीआई पे पूरा भरोसा जताया है और अपने विभिन्न व्यवसायों में इसका इस्तेमाल किया हुआ है। आइए ईडीआई की परिभाषा को समझते हैं। ईडीआई एक ऐसी तकनीक है जो व्यापारिक भागीदारों और संगठनों को और अधिक काम करने में मदद करती है। इसमें लॉजिस्टिक समय सीमा की गति को तेज करती है और व्यापार से व्यापार को स्वचालित करके मैनुअल त्रुटियों को समाप्त करती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति मैनुअली एंट्री करता है तो त्रुटियां होती हैं। इन त्रुटियों को काफ़ी हद तक कम कर देती है हमारी ईडीआई। ईडीआई एक सुरक्षित मानकीकृत कनेक्शन है जो व्यापार भागीदारों के बीच में किया जाता है। यह पूर्णतः स्वचालित है और कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच विनिमय होता है। तो इससे होता क्या है कि एक कंप्यूटर आसानी से जान लेता है कि दूसरे कंप्यूटर पर किस प्रकार की प्रक्रिया हुई है। इससे ईडीआई के कई संगठनों को मदद मिलती है। खुदरा विक्रेताओं और निर्माताओं से लेकर रसद फार्मों, एयरलाइंस, स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं, बीमाकर्ताओं और अन्य चीज़ों के उत्पादन, जहाज खरीद और बिक्री करते हुए उसके इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम ईडीआई को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कई भागों में समझना पड़ेगा। इससे हम ईडीआई को पूर्णतः समझ सकते हैं। ईडीआई में कंप्यूटर से कंप्यूटर का अर्थ है कि ईडीआई डाक मेल, फैक्स और ईमेल जैसे मैनुअल B2B संचार की जगह लेता है। दस्तावेज सीधे प्रेषक के कंप्यूटर अनुप्रयोग से सीधे प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर अनुप्रयोग में पहुंच जाते हैं। इससे होता क्या है कि जो बीच में जो समय लगता है वो वहाँ पर रिप्लेस हो जाता है, वहाँ पे हट जाता है। ईडीआई पेपर ईमेल से भिन्न है और इस भिन्नता को समझने के लिए, स्पष्ट करने के लिए आइए तुलना करें कि पारंपरिक पेपर या ईमेल संचार बनाम ईडीआई का उपयोग करने वाले दो व्यापारिक भागीदार के बीच एक सामान्य खरीदार कैसे होगी। अगर हम पारंपरिक तरीके देखें तो होता क्या है कि खरीदार अपने सिस्टम से एक आदेश जो है जारी करता है। वह आदेश और सूची जो खरीदने वाले के पास है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। खरीदार पीओ बनाने के लिए खरीद प्रणाली की स्क्रीन पर डेटा दर्ज कर देता है और इसे प्रिंट करता है और मेल करता है और विक्रेता को ईमेल कर देता है। विक्रेता पीओ प्राप्त करता है या तो
इसमें देखा गया है कि कई दिनों की देरी लगती है। ईमेल के माध्यम से अन्य संचारों के करीब लंबी दूरी के साथ और मैनुअल रूप से इसे बिक्री आदेश प्रणाली में दर्ज कर देता है। विक्रेता उसके बाद एक चालान प्रिंट करता है और उसके पश्चात एक शिपमेंट संलग्न करता है और इसे मेल करता है और ईमेल द्वारा अलग से भेजता है। इन सारी प्रक्रिया में काफ़ी देरी हो जाती है क्योंकि ईमेल पहले वो देखेगा, फिर उसको खोलेगा, फिर आपके इनवॉइस को जनरेट करता है। तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी विलंब होता है। और यहाँ पे दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि अक्सर जो है जब ईमेल रिसीव हो जाता है तो वहाँ पर दर्ज करने के लिए मैनुअली एंट्री की जाती है। तो यहाँ पर एक बार फिर से विलंब होता है और त्रुटि होने की संभावना होती है। यह पूर्णतः पेपर आधारित होता है, जिसकी वजह से एक ही समय में त्रुटि की संभावनाओं के साथ साथ समय लेने वाली भी प्रक्रिया होती है, विशेष रूप से जब हम ईमेल से भेजते हैं और मैनुअल प्रविष्टि करते हैं। ईडीआई प्रक्रिया पारंपरिक मैनुअल प्रक्रिया से ईडीआई प्रक्रिया भिन्न है। एक खरीदार की खरीद प्रणाली खरीदे गए आदेश को उत्पन्न करती है और खरीद आदेश ईडीआई प्रारूप में स्वतः उत्पन्न हो जाती है और आपूर्तिकर्ता को भेज दिया जाता है। जैसे ही आपूर्तिकर्ता को मिलती है, कुछ ही समय में ईडीआई विक्रेता प्रणाली को क्रय आदेश प्राप्त हो जाता है। आपूर्तिकर्ता की प्रणाली माल भेजने के लिए अपने शिपिंग विभाग को स्वचालित रूप से सूचित करती है। एक बार जब सामान पैक हो जाता है और भेजने के लिए तैयार हो जाता है तो शिपिंग सिस्टम खरीदार के लिए प्राप्तकर्ता विभाग को भेजने के लिए उन्नत शिप नोटिस उत्पन्न कर देता है। विभाग को ईआरपी प्रणाली फिर खरीदार के खाते में देय प्रणाली को प्रेषित करने के लिए एक ईडीआई चालान उत्पन्न कर देती है। अब यह पूरी प्रक्रिया पारंपरिक प्रणाली में लगने वाले हफ्तों के बजाय घंटों में पूरी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर सीधे खरीदार और विक्रेता इनके दो कंप्यूटर होते हैं। मैनुअल एंट्री को हम लोगों ने स्थापित कर दिया है स्वचालित प्रक्रिया के द्वारा। व्यावसायिक दस्तावेज की तरफ अगर हम ध्यान दें, जो ये पूर्णतः जो प्रक्रिया स्वचालित हुई है, ईडीआई का उपयोग करके करीब 1000 मानक व्यापार लेन देन दस्तावेज स्वचालित रूप से भेजे जा सकते हैं। कुछ सामान्य उदाहरणों में शामिल है खरीद आदेश, चालान, शिपिंग स्थिति, सीमा शुल्क जानकारी, सूची दस्तावेज और भुगतान पुष्टिकरण। इन सारी गतिविधियों को हम पूर्णतः स्वचालित कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को करने के लिए जब हम भेजते हैं अपना कोई भी दस्तावेज, तो इसके लिए हमारे पास कुछ मानक होते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जो भाषा होती है उसकी अलग होती है। कोई एक्सेल इस्तेमाल कर रहा होता है तो कोई डेटाबेस इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ मानकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मानक होते हैं जो प्रारूप देते हैं। ईडीआई दस्तावेज कंप्यूटर द्वारा संसाधित किए जाते हैं और मानक कंप्यूटर अनुकूल स्वरूपों का उपयोग करते हैं। मानक डेटा के प्रत्येक भाग और उसके प्रारूप का वर्णन करते हैं, जैसे कि दस्तावेज का प्रकार क्या है, कौन से पक्ष हैं जो शामिल हैं, तारीख किस तरह से लिखी गई है, क्योंकि तारीख को कई प्रकार से हम लिख सकते हैं। कभी डीडी पहले लिखते हैं, मंथ बाद में लिखते हैं और वर्ष पहले लिखते हैं। कभी कभी हम तारीख पहले लिखते हैं, महीना बाद में लिखते हैं और उसके पश्चात वर्ष लिखते हैं। तो इन सारी भिन्नताओं के लिए एक मानकों की आवश्यकता पड़ती है। यह मानक ही ईडीआई को स्वरूप देता है। मानक कंपनी दर कंपनी भिन्नताओं को समाप्त कर देते हैं, जिससे व्यावसायिक भागीदार के कंप्यूटर सिस्टम को एक सामान्य भाषा बोलने की अनुमति मिल जाती है। विभिन्न उद्योगों में क्षेत्रों और उपयोग के मामलों के लिए विभिन्न प्रकार के ईडीआई मानक हैं। प्रत्येक के अलग अलग संस्करण हैं, इसलिए ईडीआई भागीदारी को समान मानक और संस्करण का उपयोग करना चाहिए। अगर हम समान मानक नहीं इस्तेमाल करेंगे तो भाषा जिससे हम परिवर्तित कर रहे हैं और जो समझने वाला कंप्यूटर है वो उसको समझ नहीं पाएगा। इसलिए दोनों को एक ही मानक होना आवश्यक है। तो वो कौन से प्रमुख मानक हैं जिनका इस्तेमाल करके हम डॉक्यूमेंट को इस तरह से बदलते हैं जिससे कि सभी कंप्यूटर जो एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट्स को साझा कर रहे हैं वो उसको समझ सकें।
तो मूल ईडीआई कार्यान्वयन पूरी तरह से एक ही मानक प्रारूप सॉफ्टवेयर साझा करने वाले व्यापारिक भागीदारों पर निर्भर करते हैं, जिसमें से 4 सबसे आम अभी भी हैं। लोकप्रिय मानक जो शामिल हैं वो है आपका यूएस में ANSI X12, वैश्विक स्तर पर UN EDIFACT है, और उद्योग विशेष जैसे कि HIPAA है जो कि स्वास्थ्य सेवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। UN EDIFACT जो संयुक्त राष्ट्र प्रशासन, वाणिज्य और परिवहन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यह 1987 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ASC X12 जो कि दूसरा मानक है, इसको X12 के नाम से भी संक्षेप में जाना जाता है। इसको 1979 में 1979 में अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्था द्वारा पेश किया गया और मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में इसका उपयोग किया जाता है। GS1 एक अन्य मानक है जिसे EDIFACT के नाम से लोकप्रिय है, काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक विकास कई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा VDI एक अन्य मानक है, इसका तेज़ी से इस्तेमाल बढ़ रहा है, खासतौर से ऑटोमोटिव उद्योग में के भीतर व्यापक रूप से इसका प्रयोग देखा जा रहा है। प्रमुखतः जर्मनी में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। एक अन्य मानक जिसको पेपॉल कहा जाता है, पैन यूरोपियन सार्वजनिक खरीद ऑनलाइन है, इसका जो इस्तेमाल है वो एक संचार मानक के रूप में किया जा रहा है। पेपॉल पूरे यूरोप में लोकप्रिय है और इसका विशेष रूप से इस्तेमाल सार्वजनिक क्षेत्र में देखा जा रहा है। यूके में इसी प्रकार से NHS 2012 है जो पेपॉल का ही उपयोग कर रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे कि संचार मानक, जो अभी हमने मानकों की बात की है, इसी प्रकार से हमारे संचार मानक भी हैं। तो ये संचार मानक और संदेश मानक में क्या अंतर है, इस पर भी हम लोग जानना चाहेंगे। तो ये संचार मानक जो है ये सूचना को स्थानांतरित करने की विधि है और इसे अक्सर हम लोग प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, जो कुछ नियम होते हैं संचार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि किस प्रकार से हम एक डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजते हैं, किस तरह से हम ये बताएं कि हमें डेटा भेजना है, किस तरह से हम बताएं कि ये हमारे डेटा की शुरुआत है। मैसेजिंग मानक या सिर्फ इनको मानक भी कहा जाता है, कैसे उस जानकारी को प्रारूपित किया जाता है और प्रोटोकॉल के संदर्भ में प्रस्तुत कर दिया जाता है। EDIFACT, X12 और GS1 सभी मैसेजिंग मानकों के उदाहरण हैं। सबसे आम संचार मानक प्रोटोकॉल OFTP और AS2 हैं। दोनों का विशेष रूप से EDI के लिए विकसित किया गया है, हालांकि पुनर्निर्मित प्रोटोकॉल भी आम है। उदाहरण के लिए HTTP और FTP। पेपॉल EDI के लिए उद्देश्य इसका इस तरह से माना गया है कि इससे संदेश और संचार मानक दोनों ही घटक इसमें शामिल हैं। EDI दस्तावेज के कुछ तत्व होते हैं, उसी से हमारी EDI पूर्णतः पूर्ण होती है। तो EDI के दस्तावेजों को अगर हम मान लें कि 850 खरीद आदेश हैं, इसको सख्त स्वरूप नियमों का पालन करना चाहिए, जो यह परिभाषित करते हैं कि दस्तावेज में डेटा का प्रत्येक भाग कहाँ और कैसे जाता है, ताकि प्राप्त करने वाले कंप्यूटर पर EDI अनुवादक तुरंत सभी प्रमुख डेटा ढूंढ सके, जैसे कि खरीदार की कंपनी का नाम क्या है, PO नंबर क्या है, किस तरह से कौन सा सामान खरीदा गया है, उसकी कीमत क्या है। फिर डेटा को किसी भी मैनुअल प्रविष्टि की आवश्यकता के बिना उचित आंतरिक प्रारूप में आपूर्तिकर्ता के लिए एंट्री सिस्टम में फीड कर दिया जाएगा। पूर्ववर्ती उद्देश्य को पूरा करने के लिए EDI दस्तावेज को 3 मुख्य तत्वों में विभाजित किया जाता है, जैसे लिफाफा, दूसरा खंड, तीसरा डेटा तत्व, चौथा एक विशिष्ट EDI मानक का पालन करने के लिए स्वरूपित है। ट्रांसमिशन के लिए EDI लिफाफा हम इस्तेमाल करते हैं। EDI दस्तावेज संचरण 3 लिफाफों की एक प्रणाली का उपयोग लेन देन के लिए करता है, जिसमें संदेश लिफाफा है, समूह लिफाफा है या इंटरचेंज लिफाफा है। इन और साथ में एक और चौथा है जिसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। इस प्रकार से इन कई लिफाफों से हम डेटा को भेजते हैं।
ईडीआई लेन देन में एक खंड जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जाता है। दूसरा पार्ट जो है वो डेटा एलिमेंट कहलाता है। ईडीआई लेन देन सेट में डेटा तत्व दस्तावेज में अलग अलग डेटा होते हैं, जैसे आइटम खरीदा जा रहा है, खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा इत्यादि। यह सारी चीज़ें डेटा एलिमेंट में रहती हैं। जब डेटा हम भेज रहे होते हैं तो यहाँ डेटा को विनिमय करते समय इसके कई चरण होते हैं। ईडीआई एक्सचेंज के जो मुख्य चरण हैं उसमें शामिल हैं सबसे पहले सुरक्षित मानकीकृत कनेक्शन। तो जो हमारा कनेक्शन है वह सुरक्षित होना चाहिए, और दूसरा इसमें मानकों का प्रयोग होना चाहिए जिससे कि हमारे पास जहाँ पर गंतव्य पर पहुँचे वो उस चीज़ को समझ सकें। व्यापार भागीदारियों के बीच फिर हम डेटा स्थानांतरण करते हैं, और यह सारी चीज़ जो है स्वचालित होती है। भागीदारों के बीच डेटा फिर स्थानांतरण हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जो हमने बात की कि सुरक्षित और मानकीकृत कनेक्शन से हमारा क्या अभिप्राय है। ईडीआई दस्तावेजों के सुरक्षित आदान प्रदान की सुविधा के लिए ईडीआई कई सुरक्षित प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, क्योंकि कंप्यूटर पर जैसा कि हमें पता है कि इंटरनेट पर कई इस तरह के हमारे पास तत्व हैं जो हमारे डेटा को चुराने का प्रयास करते हैं या उस डेटा को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अतः हमें उनको सुरक्षित रखना है। तो प्रोटोकॉल में इस प्रकार की सुविधा दी जाती है, इस तरह से उसको बनाया जाता है जिससे कि कोई भी उस पर अगर हमला हो तो उससे वो बच सके। भागीदारों को ईडीआई फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए समान सहमत प्रोटोकॉल का उपयोग करना चाहिए या किसी ऐसे मध्यस्थ के साथ काम करना चाहिए जो साझेदारों द्वारा अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करने पर आदान प्रदान की सुविधा प्राप्त कर सके। जैसा कि हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि प्रोटोकॉल जो है दोनों को एक ही मानना पड़ेगा। अगर नहीं आप कर रहे हैं तो एक ऐसा मध्यस्थ हमें लेना पड़ेगा, ऐसे इस मध्यस्थ की सहायता करनी पड़ेगी जो इन दोनों प्रोटोकॉल्स को समझ सके और हमारे डेटा को इस तरह से कर सके जिससे दोनों ही पार्टियां उसको समझ सकें। कुछ प्रोटोकॉल के लिए दूसरों की तुलना में अधिक ईडीआई प्रौद्योगिक अवसंरचना की आवश्यकता होती है, लेकिन ईडीआई सॉफ्टवेयर जैसे कि आरसी, ईसीबी अब न्यूनतम निवेश के साथ आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती है। प्रोटोकॉल लंबे समय से स्थापित प्रौद्योगिकियों जैसे कि एफटीपी, AS2, API आधारित सिस्टम जैसे AS4 और अन्य विकल्प जैसे कि मोबाइल ईडीआई के माध्यम से वेब आधारित ईडीआई से लेकर सभी इसमें भाग ले रहे हैं। व्यापार भागीदारों के बीच डेटा स्थानांतरण अगर हम देखें किस प्रकार से होता है, इसमें ईडीआई दस्तावेजों का आदान प्रदान आमतौर पर दो अलग अलग संगठनों के बीच होता है जिन्हें व्यावसायिक साझेदार या व्यापारिक साझेदार कहा जाता है। उदाहरण के लिए कंपनी ए कंपनी बी से सामान खरीद सकती है। कंपनी ए कंपनी बी को खरीद आदेश भेजती है जो कंपनी ए को चालान और शिपमेंट नोटिस भेज देती है। दूसरा जो इसका चरण है वह स्वचालन है। पूर्व कॉन्फ़िगरेशन किए गए वर्कफ्लो के आधार पर यह उसका उपयोग करता है और ईडीआई संदेश स्वचालित रूप से भेजे दिए जाते हैं। व्यवसाय आमतौर पर ईडीआई अनुवादकों का उपयोग करते हैं या तो सॉफ्टवेयर के रूप में या ईडीआई सेवा प्रदाता के माध्यम से। आंतरिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए ईडीआई दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए या स्वचालित प्रसंस्करण को सक्षम करने के लिए। किसी संगठन के भीतर डेटा एकीकरण और कार्य प्रवाह के साथ कार्य करने के लिए प्रक्रियाओं का विस्तार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक बार जब कोई कंपनी ईडीआई खरीद आदेश प्राप्त करती है तो लॉजिस्टिक सिस्टम वेयरहाउस कर्मचारियों के लिए माल की इन्वेंट्री से शिपिंग तक ले जाने के लिए एक कार्य उत्पन्न करता है। ईडीआई को किस प्रकार से हम क्रियान्वित कर सकते हैं, इसका हम अलग अलग मॉडल हैं जो कि इंटरनेट संसाधनों और संचार के स्वामित्व पर आधारित है। इन ईडीआई क्रियान्वित मॉडल में जो हमारे प्रमुख हैं
उसमें पहले है डायरेक्ट ईडीआई या पॉइंट टू पॉइंट ईडीआई। पॉइंट टू पॉइंट ईडीआई प्रत्येक बिजनेस पार्टनर के साथ सीधा संबंध स्थापित होता है। अगर हम स्वामित्व की बात करते हैं तो स्वामित्व उस कंपनी के पास होता है जो इसका इस्तेमाल करती है। इस दृष्टिकोण को वॉलमार्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। यह दृष्टिकोण कई लेन देन वाले बड़े व्यापारिक साझेदारों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। दूसरा ईडीआई VAN है, जिसे वाया 1 कहते हैं, वैल्यू एडेड नेटवर्क VAN। इस निजी नेटवर्क है, यह भी एक निजी नेटवर्क है जहां भागीदारों के बीच इलेक्ट्रॉनिक व्यापार दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जाता है। वैन प्रदाता नेटवर्क का प्रबंधन करता है और कंपनियों को मेल बॉक्स प्रदान करता है जहां वे ईडीआई दस्तावेज भेज और प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा हमारा AS2 है। इसके माध्यम से भी ईडीआई प्रणाली लागू की जा सकती है। AS2 एक इंटरनेट संचार प्रोटोकॉल है जो डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से प्रसारित करने में सक्षम बनाता है। AS2 के माध्यम से ईडीआई इंटरनेट एक्सेस की सर्वव्यापकता के साथ ईडीआई की कार्य क्षमता प्रदान करता है। एक और हमारे पास है जो वेब ईडीआई है। वेब ईडीआई AS2 के माध्यम से ईडीआई के विपरीत वेब ईडीआई एक मानक इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करता है और ईडीआई का संचालन करता है। व्यावसायिक भागीदारों के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए संगठन विभिन्न ऑनलाइन रूपों का उपयोग करते हैं। वेब ईडीआई छोटे और मध्यम आकार के संगठनों और कंपनियों के लिए ईडीआई को आसान और किफ़ायती बना देता है, जिन्हें ऐसी सेवा का उपयोग करने का कभी कभी आवश्यकता होती है। अगला हमारा जहाँ पर हम इसको प्रयोग करते हैं, जिससे हम इसको क्रियान्वित करते हैं, वह है मोबाइल ईडीआई। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज मोबाइल हमारे जीवन में हर तरह से आ चुका है। छोटी सी छोटी आवश्यकताएं हम मोबाइल के द्वारा पूरी कर रहे हैं। उपयोगकर्ता आमतौर पर ईडीआई से संबंधित व्यावसायिक दस्तावेज भेजने और प्राप्त करने के लिए मूल वर्धित नेटवर्क या इंटरनेट जैसे निजी नेटवर्क द्वारा ईडीआई का उपयोग करते हैं। मोबाइल ईडीआई को सीमित रूप से अपनाया गया है। आंशिक रूप से एक ईडीआई अवसंरचना में मोबाइल उपकरणों के साथ सुरक्षा चिंताओं के कारण, लेकिन मुख्य रूप से स्वयं मोबाइल उपकरणों के कारण इसको अभी आंशिक रूप से किया गया है। जैसा कि हमें सबको पता है कि सुरक्षा सबको चाहिए, निजता का काफ़ी उल्लंघन हुआ है। तो इन सब वजह से जो मोबाइल पर ईडीआई है वह अभी आंशिक रूप से ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकांश उपकरणों की स्क्रीन की गुणवत्ता और आकार हाल तक अपेक्षाकृत खराब रहा है। मोबाइल उपकरणों पर डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या जिसे ऐप्स कहते हैं, विकसित करने के लिए एक उद्योग खड़ा हो गया है और यह केवल कुछ समय की बात होगी जब आप निजी या कॉर्पोरेट ऐप स्टोर से आपूर्ति श्रृंखला और ईडीआई संबंधित ऐप डाउनलोड कर पाएंगे और उस समय आप देखेंगे कि यह पूर्णतः सारी व्यवस्था स्वचालित हो चुकी है। अंततः एक और हमारे पास तरीका होता है जिसमें हम ईडीआई आउटसोर्सिंग कहते हैं। ईडीआई आउटसोर्सिंग में जो प्रबंधित सेवाओं के रूप में भी इसको जाना जाता है, यह काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला विकल्प है जो कंपनियों को दिन प्रतिदिन के आधार पर अपने ईडीआई वातावरण का प्रबंधन करने के लिए बाहरी संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। यह उन कंपनियों द्वारा संचालित है जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसे ERP कहते हैं, प्लेटफॉर्म जैसे बैक ऑफिस बिजनेस सिस्टम को एकीकृत करना चाहती हैं। कई कंपनियों के पास इस प्रकार का काम करने के लिए आंतरिक संसाधन नहीं होते हैं, इसलिए वो इसके बजाय इसे आउटसोर्स करती हैं। ख़ास तौर से वह कंपनी जिन्हें हम लघु उद्योग कहते हैं या अति लघु उद्योग कहते हैं, इनको ईडीआई को संचालित करने की अपने आप में क्षमता नहीं होती है। इस प्रकार की कंपनियां आउटसोर्स का प्रयोग कर सकती हैं, उनसे सहायता ले सकती हैं और इसको लागू करवा सकती हैं। हमने देखा कि ईडीआई काफ़ी लाभ हैं इसके,
लेकिन ऐसे क्या उपयोग के मामले हैं, कौन से वे क्षेत्र हैं जहां पर इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ईडीआई वास्तविक दुनिया में इसको समझना अति महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हजारों विशिष्ट सूचना एक्सचेंजों में फैले विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए आजकल उपयोगी साबित हुआ है। कुछ लोकप्रिय उपयोग के मामले पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपूर्ति श्रृंखला है, जिसे सप्लाई चेन भी कहते हैं। इसका खुदरा विनिर्माण, मोटर वाहन, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, मोटर ट्रांसपोर्ट, खरीदने के लिए, व्यवस्था की पूर्ति के लिए, शिपिंग की पुष्टि के लिए, अंतर्राष्ट्रीय आदेश प्राप्त करने के लिए, पुर्जे ऑर्डर की आपूर्ति के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी इसका काफ़ी प्रयोग देखा गया है। रोगी के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य बीमा प्रसंस्करण के लिए, नुस्खे की जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। रसद में शिपमेंट को शेड्यूल करना, उसको ट्रैकिंग करना कि यह इस समय कहाँ पर है, इन जगहों पर भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। लेखांकन में भी अगर हम देखें तो इसका काफ़ी प्रयोग है, जहाँ पर हम इसको चालान बनाने के लिए, ऑडिट ट्रेल्स प्रदान करने के लिए भी हम कर रहे हैं। विमानन के क्षेत्र में हम उड़ान सूचना का आदान प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यात्री के नाम रिकॉर्ड, जिसे हम पीएनआर कहते हैं, उसको भी साझा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन और मानकीकरण का भी प्रयोग करते हैं। तो अब हमने देखा कि इसको कई क्षेत्रों में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ईडीआई को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या लाभ होता है, यह भी हमें समझना चाहिए। तो ईडीआई में प्रवास करने से क्या होता है कि इसमें गति मिलती है, समय और लागत के मामलों में काफ़ी कम होती है। इससे व्यापार को भारी लाभ होता है। यहाँ हमने उन लाभों को कवर किया है जो ईडीआई के कार्यान्वयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं तेज प्रसंस्करण, कि किस तरह से तेज प्रसंस्करण से ज्ञात हुआ है कि ईडीआई व्यापार चक्र को 61% 61% तक तेज कर सकता है। ईडीआई परंपरागत तरीके से लेन देन को दिनों के बजाय सिर्फ मिनटों में पूरा कर देता है। तो यह भी हमारा एक लाभ है, कहाँ हमारे दिन लग रहे थे और कहाँ हमारा सिर्फ मिनट ही लग रहे हैं। प्रक्रिया को स्वचालित करते हैं, जिससे कि मानवीय हस्तक्षेप को काफ़ी हद तक बदल दिया जाता है और कर्मचारियों को अधिक उत्पादक होने के लिए उपकरण प्रदान करता है। सटीक व्यावसायिक दस्तावेजों को त्वरित प्रसंस्करण से पुनः कार्य किए गए ऑर्डर कम हो जाते हैं, स्टॉक समाप्त हो जाता है और रद्दीकरण हो जाता है। आपूर्ति श्रृंखला में एप्लीकेशन डेटा एक्सचेंज को स्वचालित करना, सुनिश्चित करना, इस तरह के महत्वपूर्ण चीज़ें समय पर भेजी जा सकती हैं। और यही नहीं, इनको वास्तविक समय में ट्रैक किया जा सकता है, जिसे हम रियल टाइम कहते हैं। तो रियल टाइम पर हम इसका पता लगा सकते हैं कि इस समय कौन सही चीज़ हमारी कहाँ पर है। ऑर्डर आउटसोर्सिंग और डिलीवरी को छोटा करने से संगठनों की इन्वेंट्री कम हुई है और इससे हमारा जो लोगों की संख्या जो हम लगाते हैं उनसे भी हमारे पैसों की बचत होती है। दूसरी बात है न्यूनतम दरें। न्यूनतम दरों से किस प्रकार से हमारा लाभ होता है। पहले तो ईडीआई कागज़ की छपाई होती है, तो इसमें काफ़ी पैसा लग जाता है। पुनरुत्पादन के लिए, भंडारण के लिए और फाइलिंग, डाक और दस्तावेज पुनर्प्राप्ति की लेन देन लागत को कम कर देता है। लेन देन लागत पर व्यवसायियों को लगभग 35% से अधिक की बचत हो रही है। कई लेन देन करने वाले खरीदारों के लिए ईडीआई का उपयोग करने से शुरुआती भुगतान छूट के कारण लाखों डॉलर की वार्षिक बचत भी हो रही है। कुछ मामलों में ईडीआई मैनुअल ऑर्डर प्रोसेसिंग की लागत को सिर्फ 1/20वां हिस्सा ही लग रहा है। लागत को 20 के कारक से घटता है, यह शोध के द्वारा पता चला है। ईडीआई पढ़ने योग्य फैक्स, खोए हुए ऑर्डर या गलत तरीके से लिए गए फ़ोन ऑर्डर के कारण होने वाली महंगी त्रुटियों को भी समाप्त कर देता है। इसका एक और अन्य लाभ है
अधिक सटीकता और कम त्रुटियाँ। EDI त्रुटि लेन देन को अगर हम देखें तो करीब 30 से 40% तक कम कर देता है। EDI पढ़ने योग्य लिखावट, खोई हुई मेल और कुंजियन त्रुटियों को, मानवीय त्रुटियों को लगभग समाप्त करता है। इसके अलावा इन सब की चीज़ों से हमें एक और लाभ होता है, वह है बेहतर रिश्ते। विक्रेताओं को बेहतर नकदी प्रवाह और कम ऑर्डर टू कैश चक्र से लाभ हो रहा है। वास्तव में EDI कैश टू कैश चक्र समय को 20% से अधिक कम कर सकता है। व्यापार, भागीदार लेन देन और संबंधों में इससे सुधार हो रहा है। त्रुटियों को कम करने में भागीदारों का मूल्यवान समय भी बच जाता है और डेटा विवादों से निपटने में भी निराशा नहीं होती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमें काफ़ी इसके लाभ मिल रहे हैं। साथ ही हमारा एक और लाभ भी है जिसको हम बोलते हैं सामरिक लाभ। EDI लेन देन की स्थिति में रियल टाइम दृश्यता प्रदान करता है, तेज़ी से निर्णय लेने और ग्राहक और बाजार की मांगों के लिए बेहतर प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है। व्यवसायों को मांग संचालित दृष्टिकोण अपनाने में भी यह मदद करता है। उत्पादन संवर्धन और वितरण में कम समय लगता है। नए क्षेत्रों में प्रवेश करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, क्योंकि EDI एक सामान्य विश्वव्यापी व्यावसायिक भाषा प्रदान करता है। यही नहीं, यह पर्यावरण संबंधी भी लाभ प्रदान करता है। EDI स्थिरता को बढ़ावा देता है और इलेक्ट्रॉनिक विकल्पों के साथ कागज आधारित प्रक्रियाओं को बदलकर CO2 उत्सर्जन को कम कर रहा है। EDI परिचालन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कम त्रुटियां होती हैं और ऊर्जा की बर्बादी भी कम हो रही है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग लाभ हमें EDI प्रदान कर रहा है। तो आगे हम लोग समझते हैं कि EDI की कार्य पद्धति कैसे होती है, यह सारा काम किस प्रकार से हो रहा होता है। EDI दस्तावेज भेजने की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला, दस्तावेज को तैयार किया जाता है और उन्हें एक EDI प्रारूप में अनुवादित करना, यह दूसरा चरण है। और तीसरा, भागीदार को प्रेषित किया जाता है। EDI के साथ स्वचालित एक सामान्य प्रक्रिया खरीद आदेश, जिसे हम PO कहते हैं, और चालान का आदान प्रदान होता है। EDI कैसे काम करता है, इसका एक अच्छा उदाहरण के लिए हम PO और चालान के लिए EDI प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले जब दस्तावेज तैयार किया जाता है तो इसमें PO और इनवॉइस के उदाहरण के बाद यह वह जगह है जहां एक खरीदार खरीद प्रणाली में ऑर्डर तैयार करता है। खरीदार डेटा एकत्र और व्यवस्थित करता है ताकि वह EDI के साथ काम करे। उदाहरण के लिए PO को प्रिंट करने के बजाय सिस्टम EDI दस्तावेज बनाने के लिए आवश्यक जानकारी के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल बना देता है। आप दस्तावेज को ठीक कैसे बनाएं? बात ये आती है, इसमें कई दृष्टिकोण शामिल हैं, क्योंकि जो समस्या आती है, जो हमारे मुख्य चुनौतियां हैं, वह है कि हमारी स्प्रेडशीट में कोई डेटा किसी ने रखा हुआ है, किसी ने डेटाबेस में रखा हुआ है, तो इस प्रकार से हमारा डेटा रखा जाता है। डेटा फाइलों में पुनः विरूपित इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट, EDI मानक अनुवाद के लिए तैयार आउटपुट फाइलों बनाने के लिए ऐप्स को बेहतर बनाना इसका कार्य होता है। EDI सॉफ्टवेयर खरीदना जो आपके सिस्टम से दस्तावेज को EDI फाइलों में बदल सकता है। मानव डेटा प्रविष्टि, आदर्श रूप से किसी को लक्ष्य डेटा प्रविष्टि कार्य को स्वचालित करना और डेटा प्रविष्टि के कारण होने वाली त्रुटियों को समाप्त कर देता है। अब अगला चरण जो है वो EDI दस्तावेज का अनुवाद है। इसमें जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि EDI दस्तावेज में अनुवाद करने के लिए एक हम मानक इस्तेमाल करते हैं जो हमारे दस्तावेज़ों को बदल देता है। अगला चरण हमारा इस EDI दस्तावेज कनेक्ट और ट्रांसमिट करने का होता है। जो हमने अभी दस्तावेज को मानकों के द्वारा बदला है उसको हम अपने गंतव्य स्थान पर भेज देते हैं। भेजते समय हम ध्यान रखते हैं कि यह सुरक्षित इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे पॉइंट टू पॉइंट
EDI कनेक्शन से, जैसे कि AS2 का प्रयोग करके हम भेजते हैं। एक EDI नेटवर्क प्रदाता से कनेक्ट करें, जैसे वैल्यू एडेड नेटवर्क प्रदाता के रूप में भी जाना जाता है। EDI को संशोधन की आवश्यकता है। हालांकि हमने देखा कि EDI का काफ़ी प्रयोग है, इसका व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है, लेकिन वर्तमान में इसके संशोधन की कुछ आवश्यकता को अनुभव किया गया है। EDI को सकारात्मक प्रभाव, लागत, समय की बचत, पर्यावरण के अनुकूल आदि के रूप में देखा गया है। निस्संदेह इसने मैनुअल प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर हटाकर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। हालांकि ऐसे कई मोर्चे हैं जो अभी भी EDI अपनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका है। ऐसे क्षेत्र EDI को मजबूत करने के लिए जबरदस्त अवसर प्रस्तुत करते हैं। विशेष रूप से अभी पहली बार EDI की तलाश करने वाले व्यवसाय महत्वपूर्ण EDI कार्यान्वयन मुद्दों के खिलाफ अपने आप को इसके खिलाफ समझते हैं। धीमी और जटिल प्रक्रिया, विशेषकर जहां भागीदारों के पास कोई पिछला EDI अनुभव नहीं है, वहां पर भी EDI द्वारा प्रदान किए जाने वाले लचीलेपन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। यहाँ तक कि कई बार सिस्टम के उठने और चलने के बाद कंपनियां खुद को लगातार आगे की EDI जटिलताओं में उलझती हुई पा रही हैं, जिसमें से शामिल है असंगत प्रोटोकॉल और EDI मानक, जो सभी साझेदार प्रणालियों में नेविगेट करना मुश्किल या पूरी तरह से असंभव हो सकता है। मैनुअल गोबीच की चल रही आवश्यकता के बीच खामोश और भ्रष्ट जानकारी अंततः दक्षता को कम कर देती है। बढ़ती लागत, क्योंकि कंपनियां EDI को लागू करने के लिए संघर्ष करती हैं, जिसके लिए अभी भी प्रशिक्षण, डेटा के लिए डिजिटीकरण और आपूर्ति श्रृंखला के व्यापक रोल आउट की आवश्यकता होती है। साथ ही में इस तत्व में योगदान देता है कि 41% व्यवसाय अभी भी कोई EDI समाधान नहीं होने की रिपोर्ट करते हैं। आने वाले समय में EDI का भविष्य क्या होगा? बदलती दुनिया, प्रौद्योगिकी और लोगों की अपेक्षाओं के साथ EDI को भी खुद का विस्तार करने की ज़रूरत है। आवश्यक कार्यान्वयन लागत को कम करने के लिए EDI को क्लाउड के साथ एकीकृत किया जा सकता है और इसे EDI AA सर्विस के रूप में भी पेश किया जाएगा। प्रबंधित सेवाओं का अस्तित्व और क्लाउड का एकीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनियां आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए आवश्यक परिणाम प्रदान कर सकें। विशेष रूप से यह 21वीं सदी के लिए EDI ओवरऑल व्यवसायों के लिए उल्लेखनीय है और बहुत आवश्यक है। लाभों का आनंद लेने की अनुमति देता है। क्लाउड आधारित स्वयं सेवा उपकरणों की व्यवस्था, उपयोग में आसान लेकिन एक ही स्रोत से किसी भी वेब प्रकार के एप्लीकेशन को नियंत्रित करने के लिए व्यापक कार्यक्षमता के साथ मानवीय त्रुटियों को समाप्त करना और किसी भी समय त्रुटियों को आउटेज को पहचानने वाली प्रभावी निगरानी के लिए स्वचालन को तेज करना, जोखिम को कम करना और लाभ मार्जिन में सुधार करने के लिए अनुमानित और किफ़ायती व्यय। इस प्रकार हम देखेंगे कि भविष्य में EDI यहाँ पर भी प्रयोग किया जा रहा है। धन्यवाद।